नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सेना प्रमुख ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों को ज्यादा मजबूत अधिदेश दिए जाने की जरूरत है। सरकार ने 5 सहकारी समितियों के साथ अमूल के विलय की प्रक्रिया शुरू की। प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है। समान सुरक्षा मानक तय करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का सुरक्षा परीक्षण 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने मोढेरा गांव को भारत का 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। और कंजर्वेशन इंटरनेशनल की रिपोर्ट में असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सेना प्रमुख ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों को ज्यादा मजबूत अधिदेश दिए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सैनिकों में हताहत सैनिकों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। इस संख्या में दुर्भावनापूर्ण कृत्यों की वजह से वृद्धि हो रही है, न कि बीमारी या दुर्घटना की वजह से। पहले इन कृत्यों की संख्या घट रही थी। हताहतों की संख्या वर्ष 2021 में बढ़कर 25 हो गई थी। ये वर्ष 2020 में 13 थी। भारत के पिछले 6 दशकों में 189 सैनिक हताहत हुए हैं। हताहतों की ये संख्या सर्वाधिक है। शांति रक्षा सैनिकों की मौतों में वृद्धि के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। शांति रक्षा मिशन में सेना और पुलिस के रूप में योगदान देने वाले देश मिशन के प्रत्येक चरण की योजना निर्माण में शामिल नहीं होते हैं। संघर्ष की समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी बनी रहती है। इसके अलावा सैनिक भी शांति बहाली के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनावश्यक मिशन संयुक्त राष्ट्र के दुर्लभ संसाधनों को कम करते हैं। किसी देश में मिशन को समाप्त करने की कोई रणनीति नहीं है। इससे पहले भारत ने मिशन के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए 10 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी। इस 10 सूत्री योजना में शामिल हैं मिशनों को स्पष्ट और यथार्थवादी अधिदेश दिए जाने चाहिए और इसी अनुरूप पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मिशनों को उनकी सीमाओं को समझते हुए सावधानी पूर्वक तैनात किया जाना चाहिए। मेजबान देशों की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। इससे शांति रक्षकों के खिलाफ गलत सूचना और दुष्प्रचार को दूर करने में मदद मिलेगी और साथ ही उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकेगी। वर्ष 2021 में भारत ने शांति रक्षक सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना की बात करें तो इसका उद्देश्य मेजबान देशों को संघर्ष की स्थिति से निकालकर शांति की ओर बढ़ने में सहायता करना है। ये यूएनओ के शांति अभियान विभाग और परिचालन सहायता विभाग का एक संयुक्त प्रयास है। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन वर्ष 1948 में पश्चिम एशिया में तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य युद्ध विराम समझौते का अनुपालन सुनिश्चित कराना था। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों का मार्गदर्शन करने वाले 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है सभी पक्षों की सहमति, इसके अलावा निष्पक्षता, और तीसरा सिद्धांत है आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा जैसी स्थितियों को छोड़कर बल प्रयोग नहीं करना। अगली खबर सहकारी समितियों से संबंधित है। सरकार ने 5 सहकारी समितियों के साथ अमूल के विलय की प्रक्रिया शुरू की है। ये विलय संबंधी घोषणा पूर्वोत्तर परिषद के 70वें पूर्ण सत्र में की गई है। विलय के बाद एक बहुराज्य सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। अमूल के विलय से दूध और दूध उत्पादों की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता में सुधार होगा। MSCS उत्पाद प्रमाणन और उत्पादों के निर्यात में मदद करने के लिए निर्यात गृह के रूप में कार्य कर सकती है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। और आइए अब बात करते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, यानी बहुराज्य सहकारी समिति। सहकारी समिति व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ होता है। इस संघ में व्यक्ति एक साथ काम करने और अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के इरादे से एक साथ जुड़ते हैं। ये समिति स्व सहायता के साथ साथ पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। बहुराज्य सहकारी समिति ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनकी गतिविधियां केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं होती हैं। ये एक से अधिक राज्यों में व्यक्तियों के हितों को पूरा करती हैं। हालांकि सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय है, लेकिन MSCS को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत केंद्र द्वारा विनियमित किया जाता है। बहुराज्य सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियां ये हैं कि इससे पारदर्शिता में कमी आती है। राज्य सहकारी समितियों की तरह ही MSCS में भी कई स्तरों पर उचित नियंत्रण और संतुलन जैसी व्यवस्था की कमी है।
इसके अलावा जवाबदेही की कमी है। MSCS का केंद्रीय रजिस्ट्रार MSCS के निरीक्षण की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में और पूर्व सूचना के बाद ही देता है। और अब क्योंकि यहाँ बात पूर्वोत्तर परिषद की हुई है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए गठित ये एक नोडल एजेंसी है। इसका गठन संसद द्वारा बनाए गए NEC अधिनियम 1971 के तहत किया गया था। इसमें 8 राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अगली खबर प्रदूषण से संबंधित है और साथ ही जीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में। प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर प्रकाश प्रदूषण और प्रवासी पक्षियों पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया गया है। प्रकाश प्रदूषण से मतलब है अत्यधिक और गलत दिशा में या फिर बाधा डालने वाले कृत्रिम प्रकाश से है। प्रकाश प्रदूषण के घटकों में शामिल है तीव्र प्रकाश। इसमें अत्यधिक चमक होती है जो देखने में असुविधा पैदा करती है। इसके अलावा आकाशीय चमक होती है, जैसे कि आबाद क्षेत्रों में रात्रि में आकाश का चमकना। इसके अलावा प्रकाश का अनुचित उपयोग, यानी कि वैसी जगहों पर प्रकाश का उपयोग जहां इसकी आवश्यकता नहीं है या फिर जहां ये दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न करता है। साथ ही प्रकाशीय अव्यवस्था, यानी कि प्रकाश स्रोतों का भ्रामक और अत्यधिक समूहन। इस प्रकाश प्रदूषण के प्रभाव ये पड़ते हैं कि इससे रात्रि में आकाश में सितारों की स्पष्ट चमक नहीं दिखाई देती है। ये खगोलीय अनुसंधान में बाधा डालता है। ये पारिस्थितिक तंत्र में बाधा उत्पन्न करता है। ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इससे ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है। ये निशाचर वन्य जीवों के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके अलावा ये ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं जैसे जीवों को उनकी दिशा से भी भटकाता है। प्रकाश प्रदूषण के लिए जो समाधान सुझाए गए हैं उसमें प्रकाश अवरोधक या कट ऑफ लाइट का उपयोग किया जाना चाहिए। मोशन सेंसर के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें किसी प्रकाश बल्ब के नजदीक आने पर वो स्वतः चालू हो जाता है और उससे दूर जाने पर वो बंद हो जाता है। प्रकाश प्रदूषण पक्षियों और लोगों पर कैसे प्रभाव डालता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। प्रकाश प्रदूषण रात और दिन दोनों समय सक्रिय रहने वाले पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है। ये हर वर्ष किसी संरचना आदि से टकराने से लाखों पक्षियों की मौत का कारण बनता है। प्रकाश प्रदूषण के कारण इमारतों और अन्य निर्मित संरचनाओं से टकराकर लाखों पक्षियों की मौत हो जाती है। प्रकाश के कारण एक दिशा भ्रम की स्थिति बनती है। प्रकाश प्रदूषण रात में उड़ने वाले पक्षियों को आकर्षित करता है और उन्हें विचलित करता है। इससे वे प्रकाश वाले क्षेत्रों में ही चक्कर लगाते रहते हैं और इससे उनकी संग्रहित ऊर्जा कम हो जाती है और फिर उनके लिए थकावट, शिकार तथा घातक टक्कर जैसे खतरे पैदा हो जाते हैं। अगला है जैविक चक्र में बाधा। प्रकाश प्रदूषण पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है और इससे उनका प्रवास, भोजन की खोज, ध्वन्यात्मक संचार आदि प्रभावित होता है। साथ ही उनका दैनिक और वार्षिक जैविक चक्र बाधित होता है। इसके अलावा ये पारिस्थितिक तंत्र में भी बाधक है। प्रकाश प्रदूषण न केवल पक्षियों बल्कि अन्य जानवरों और पौधों को भी प्रभावित करता है। मानव स्वास्थ्य को इससे नुकसान है। दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी प्रकाश प्रदूषित आकाश के नीचे रहती है। प्रकाश प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ये नींद संबंधी विकार, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाता है। अगला है समान सुरक्षा मानक तय करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का सुरक्षा परीक्षण 1 अप्रैल से शुरू होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की हालिया घटनाओं के बीच सरकार समान सुरक्षा मानक और आवश्यक परीक्षण अवसंरचना विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना की स्थापना करेगा। वैश्विक स्तर पर ईवीज के लिए कोई एकल मानक नहीं। इससे पहले भारतीय मानक ब्यूरो ने लिथियम आयन बैटरी पैक एंड ट्रैक्शन सिस्टम के परीक्षण संबंधी विनिर्देशों के लिए मानक प्रकाशित किए थे। ये मानक व्यापक ISO मानदंडों के अनुरूप हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर ईवी बैटरी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताओं को जारी किया है। इन्हें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत जारी किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाओं के संभावित कई कारण हैं, जैसे कि वाहन के निर्माण में दोष, वाहनों को बाहरी क्षति, बैटरी प्रबंधन प्रणाली के इस्तेमाल में दोष, कुछ मामलों में दोषपूर्ण चार्जिंग भी इसका कारण हो सकती है। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई केंद्रीकृत परीक्षण सुविधा नहीं है
और साथ ही निर्माताओं के अपने अपने मानक हैं। ईवीज किसी आंतरिक दहन इंजन की बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर पर संचालित होते हैं। आंतरिक दहन इंजन ईंधन और गैस के मिश्रण के दहन से शक्ति उत्पन्न करता है। ईवीज में आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है। बैटरी के अन्य मुख्य प्रकार हैं निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी। कंजर्वेशन इंटरनेशनल की रिपोर्ट में असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन सक्रिय रोपण और निष्क्रिय पुनर्स्थापन का एक मिश्रण है। इसमें स्थानीय लोग वृक्षों और देसी वनस्पतियों को फिर से उगने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में इनके विकास में आने वाली बाधाओं और खतरों को दूर करना, भूमि संबंधी अपने ज्ञान और पैतृक परंपराओं का उपयोग करना आदि शामिल हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि वनाग्नि को फैलने से रोकने के लिए लोग अग्निरोधक बना सकते हैं, साथ ही वन की भू सतह पर पड़े सूखे कचरे को साफ कर सकते हैं। देसी वृक्षों को वृद्धि करने के लिए पर्याप्त जगह देने के लिए आक्रामक घास और झाड़ियों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा एएनआर के और लाभों की बात करें तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुमानों के आधार पर एएनआर का उपयोग करके वृक्षारोपण की लागत के 1/3 से भी कम पर वृक्षों और वनों का पुनर्स्थापन किया जा सकता है। साथ ही बहुत अधिक भूमि का तीव्रता से पुनरुद्धार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत होती है। एएनआर ये सुनिश्चित करता है कि सुधार की गई भूमि स्थानीय पौधों और वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक पर्यावास जैसी लगे। एएनआर रोजगार सृजित कर सकता है और भूस्वामियों के लिए आय का स्रोत बन सकता है। बाड़ लगाने के माध्यम से पुनर्स्थापित वनस्पतियों की सुरक्षा करने, आग लगने से रोकने के लिए गश्त लगाने, प्रगति की निगरानी करने आदि के माध्यम से ऐसा संभव हो सकता है। ये पेरिस जलवायु समझौता, बॉन चैलेंज आदि जैसे वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉन चैलेंज के तहत वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और निर्वनीकृत भूमि के पुनरुत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। मोढेरा गांव के साथ साथ मोढेरा का सूर्य मंदिर भी भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूरे तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मोढेरा सूर्य मंदिर की 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का भी उद्घाटन किया। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव के शासनकाल के दौरान 1026-27 ईस्वी में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर और रानी की वाव भी उसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ये राजा भीमदेव प्रथम की रानी उदयमती को समर्पित हैं। ये मंदिर 4 मुख्य सूर्य मंदिरों में से एक है। ये पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है और कर्क रेखा के निकट स्थित है। अन्य 3 मुख्य सूर्य मंदिर हैं कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर और दक्षिणार्क सूर्य मंदिर गया। मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से ये मारू गुर्जर शैली में निर्मित है। इस मंदिर का परिसर 3 भागों में विभाजित है। उल्टे कमल के आधार के समान चबूतरों वाला गूढ़ मंडप यानी कि मंदिर सभा कक्ष, दूसरा भाग है सभा मंडप या सीता चावड़ी। ये 52 स्तंभों पर निर्मित है। ये स्तंभ 1 वर्ष में 52 सप्ताह को दर्शाते हैं। और तीसरा भाग है सूर्य कुंड या राम कुंड, जिसमें 108 छोटे मंदिर परिसर हैं। वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इससे संबंधित त्योहार हैं उत्तरार्ध महोत्सव। इसे जनवरी महीने में मनाया जाता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। भारतीय निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को सील कर दिया है। इसे तब तक के लिए सील कर दिया गया है जब तक कि आधिकारिक मान्यता के लिए शिवसेना के तहत 2 प्रतिद्वंदी गुटों के दावों पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता। आयोग ने ये कदम निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत उठाया है। निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के बारे में बात करते हैं। इस आदेश के तहत यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल में 2 प्रतिद्वंदी गुट बनते हैं तो उस दल का प्रतिनिधित्व किस गुट को दिया जाएगा, इस संबंध में ये आदेश ईसीआई को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग का निर्णय बाध्यकारी होता है। राजनीतिक दल के विभाजक गुट को स्वयं को एक अलग दल के रूप में पंजीकृत कराना होता है और पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनावों में अपना प्रदर्शन करने के आधार पर ही वो राष्ट्रीय या राज्य दल के दर्जे का दावा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम FDPR फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने
FDPR यानी प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम को लागू किया है। इसका उद्देश्य चीन के उन्नत कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर उद्योग को उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स प्राप्त करने से रोकना है। FDPR नियम के मुताबिक यदि किसी उत्पाद को अमेरिकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया जाता है तो अमेरिकी सरकार के पास इसे बेचने से रोकने का अधिकार है। इसमें विदेशों में बने उत्पाद भी शामिल हैं। इन नियमों को पहली बार वर्ष 1959 में प्रस्तुत किया गया था। इन्हें अमेरिकी प्रौद्योगिकियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने $6 बिलियन का वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य खाद्य संकट से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करना और खाद्य उत्पादन में मदद करना है। ये मंच वैश्विक खाद्य प्रणाली के लचीलेपन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही इसके जलवायु और पारिस्थितिक फुटप्रिंट को भी कम करने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। ये विश्व बैंक समूह का सदस्य है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ये उभरते बाजारों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। ये विश्व बैंक के दोहरे लक्ष्यों की प्राप्ति में उसका समर्थन करता है। ये 100 से ज्यादा देशों में परिचालनरत है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे UPU की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए डाक क्षेत्र का एक प्राथमिक मंच है। इसे वर्ष 1874 में स्थापित किया गया था और ये दुनिया भर में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है और इसके सदस्य भारत सहित 192 देश हैं। अगला है कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट CCDRs। इन्हें विश्व बैंक समूह ने जारी किया है। ये रिपोर्ट्स जलवायु और विकास को एकीकृत करते हुए देश की विकास रणनीतियों को सूचित करने में मदद करेंगी। इसमें सरकारी समकक्षों, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों, थिंक टैंक आदि के साथ संलग्नता शामिल है। वर्तमान में इन रिपोर्ट्स को 25 देशों के लिए तैयार किया जा रहा है। आगामी 4 वर्षों में इन्हें सभी विश्व बैंक समूह देशों के लिए जारी किया जाएगा। अगला टॉपिक है नवीकरणीय विद्युत की उत्पादन लागत में गिरावट आई है। वर्ष 2021 में नवीकरणीय विद्युत की उत्पादन लागत पर अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के प्रकाशन ने कई कारणों से नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रकाश डाला है। इसमें कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन की लागत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में सुधार की वजह से बढ़ती दक्षता और रिन्यूएबल एनर्जी के यूटिलिटी स्केल में वृद्धि हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी की लागत में गिरावट के बारे में बात करें तो 2021 से लगातार ये गिर रही है। आपको बता दें कि 2021 में तटवर्ती पवन ऊर्जा में 15% की गिरावट आई, सोलर फोटोवोल्टिक ऊर्जा में 13% की गिरावट आई और अपतटीय पवन ऊर्जा में 13% की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन एक संधारणीय ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण के लिए देशों को समर्थन प्रदान करता है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के सभी रूपों को व्यापक रूप से अपनाने और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। इसमें भारत सहित 168 देश शामिल हैं। चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम की मात्रा का मानचित्रण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की संपूर्ण सतह पर सोडियम के वितरण का मानचित्रण किया है। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के लिए चंद्रयान-2 के साथ भेजे गए क्लास उपकरण का उपयोग किया है। क्लास चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। इस अध्ययन के मुताबिक चंद्रमा की चट्टानों में सोडियम की सीमित मात्रा विद्यमान है। इसके अलावा सोडियम परमाणुओं की एक पतली परत भी है जो चंद्रमा की सतह से कमजोर रूप से जुड़ी हुई है। चंद्रयान-2 इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इस मिशन को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें एक चंद्र ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान चंद्र रोवर शामिल है। मलखंब। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सबसे कम आयु के मलखंब खिलाड़ी की प्रशंसा की। मलखंब भारत का एक पारंपरिक खेल है। इसकी उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पहले महाराष्ट्र में हुई थी। गुरु बलम भट्ट दादा देवधर को वर्तमान मलखंब के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मलखंब 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसमें मल्ल यानी कि कुश्ती
और खम्ब का मतलब है खम्बा, यानी खम्बे पर मल्ल युद्ध। वर्तमान में मलखम्ब के 3 प्रकार हैं। स्थिर मलखम्ब, इसका प्रदर्शन स्थिर सागौन की लकड़ी के खम्बे पर किया जाता है। लटकता हुआ मलखम्ब, ये लटकते हुए लकड़ी के खम्बे पर किया जाता है, जिसका प्रदर्शन रस्सियों पर किया जाता है। शासी संगठन है मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया। रोसेटा स्टोन, मिस्र के पुरातत्वविदों ने ब्रिटिश संग्रहालय से रोसेटा स्टोन को वापस लौटाने की मांग की है। रोसेटा 196 ईसा पूर्व की एक शिला है। इसे 1799 ईस्वी में उत्तरी मिस्र में नेपोलियन की सेना ने खोजा था। नेपोलियन की पराजय के बाद ये शिला ब्रिटिश संपत्ति बन गई थी। ये शिला काली चट्टान की एक पट्टिका है। इस काली चट्टान को ग्रेनोडायराइट कहा जाता है। इस शिला में मिस्र के राजाओं द्वारा जारी आदेश शामिल हैं। ये आदेश 3 अलग अलग लिपियों में अंकित हैं। हिएरोग्लिफ, ये मिस्र की सचित्र लिपि है। डेमोटिक, ये दैनिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इजिप्शियन लिपि है। इसके अलावा प्राचीन यूनानी लिपि है। इसने मिस्र की चित्रलिपि को पढ़ने और मिस्र विज्ञान के विशेष क्षेत्र को विकसित करने में मदद की है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। केर्च जलडमरू मध्य, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान केर्च ब्रिज पर विस्फोट हुआ है। ये पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। इसे क्रीमियन ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। ये पुल यूरोप का सबसे लंबा पुल है। ये केर्च जलडमरू मध्य पर निर्मित है। केर्च जलडमरू मध्य रूस के क्रास्नोडार क्राई के तमन प्रायद्वीप और क्रीमिया के केर्च प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ये अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।